लेकिन अब इजराइल बहुत गुस्से में है। इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने ईरान को घेरने के लिए चार फ्रंट्स भी खोल दिए हैं। रिपोर्ट है कि इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा नसरल्ला ब्रिगेड पर चर्चा हो रही है, जो ईरान के मोर्चे पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजराइल को रोकने के लिए ईरान ने 4 फ्रंट से हमलों की तैयारी कर ली है। ईरान अब इजराइल को लेबनान में तीसरा बड़ा झटका देना चाहता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल के खिलाफ ईरान का दायां हाथ माना जा रहा है, उसकी लीडरशिप पर हमले के बाद ईरान के टारगेट पर सबसे बड़ा मकसद इजराइल से बदला है। ऐसे में क्या 2 शॉक खाने के बाद इजराइल तीसरे झटके के लिए तैयार है? इससे पहले वर्ष 2000 में इजराइल की बड़ी हार मानी गई, जब इजराइल की सेना को 18 साल बाद दक्षिण लेबनान पर किया कब्जा छोड़ना पड़ा। 6 साल बाद 2006 में इजराइल की करारी हार हुई, जब 2006 के युद्ध में इजराइल सीज फायर करने पर मजबूर हो गया। क्या अब 18 साल बाद 2024 में इजराइल को तीसरा बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि यही ईरान का सबसे बड़ा मकसद है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन नसरल्ला की जिंदगी खत्म होने के बाद फाइनल हुआ है। ऐसे में इजराइल की रणनीति क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल 2 जंग एक तरह से हार गया था और अब लेबनान के खिलाफ तीसरे युद्ध में नेतन्याहू से ज्यादा इजराइल की सेना की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या इस बार लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल कुछ नया करने जा रहा है? It's very similar in the sense that the Israelis start with artillery bombardment and by air and sea to try and weaken Hezbollah on the ground and destroy the infrastructure, and then they send the soldiers on the ground. So it's very similar, with the exception that this time that the senior leadership of Hezbollah is completely gone. It's assassinated, particularly their leader who was extremely well-spoken and who led the movement for the last 3 decades. So that's, I think, the major difference. लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होगा। ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी जानते हैं। इसकी वजह है ईरान की तरफ से आने वाला 3rd डिग्री वाला हमला। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद 1 साल बीत चुका है। इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल 1-2 नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। यही वो पूरे इजराइल को बताना चाहते हैं। आपने ट्रिपल एच के बारे में सुना होगा। इस वक्त इजराइल के लिए 3 नहीं बल्कि 4 एच बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों एच के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों एच को ईरान का पूरा समर्थन है। एच से हमास, एच से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हशद अल-शाबी, एच से हूती यानी यमन का विद्रोही गुट। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर ऐलान किया है कि उसने इजराइल के जाफा इलाके में ड्रोन से हमला किया है। हूती तेल अवीव की जगह उससे जुड़े पुराने नाम जाफा का इस्तेमाल करते हैं। استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا। यमन के साथ ईरान है और इस वक्त पूरी दुनिया ईरान और इजराइल की डायरेक्ट टक्कर देख रही है। इजराइल के शहर टारगेट पर हैं। गजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूती दोनों ने अपना हथियार गोदाम बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर ईरान से दूर ही नेतन्याहू के लिए एक वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हशद अल-शाबी इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है।
ये तीनों जगह इजराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। हमास से शुरू हुई लड़ाई हिजबुल्ला तक पहुंच चुकी है। क्या ये युद्ध यमन में हूती विद्रोहियों के बाद इराक और सीरिया तक भी पहुंचेगा? यानी इजराइल की सेना कई फ्रंट पर लड़ने को मजबूर हो जाएगी। इन सब में ईरान से टकराव उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। המלחמה הזאת מתאפיינת בזה שאנחנו לוחמים בשבע גזרות שונות, דבר שלא עשינו אף פעם. מעזה עבור ליהודה ושומרון, לבנון, סוריה, תימן, עיראק ואיראן. ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया था। तब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए इजरायली हमले का बदला लिया था। ईरान ने दावा किया था कि 13 अप्रैल को उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी। इस बार भी ईरान की तरफ से आने वाली काउंटर स्ट्राइक नेवातिम जैसे सैन्य अड्डों पर हो सकती है। ये बात इजराइल बहुत अच्छी तरह जानता है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेबनान के करीब मंडरा रहे हैं। परमाणु ताकत से लैस ये कैरियर अपने दम पर एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने के लिए भूमध्य सागर भेजे गए हैं। इसलिए लेबनान को डर सता रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े बैटल ग्रुप में से एक यूएसएस ट्रूमन कैरियर और उसके साथ कई बड़े जहाज भूमध्य सागर के आसपास घूम रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का नया डिप्लॉयमेंट ऑर्डर हमास और हिजबुल्ला को डराने के लिए जारी हुआ है। बाइडेन के ऑर्डर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और लेबनान का युद्ध गाजा पर बमबारी की तरह एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन इस जंग में गाजा से 10 गुना ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा है। वॉर जोन नंबर 1 देखिए। अमेरिका का कैरियर यूएसएस ट्रूमन भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से अमेरिका ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा। वॉर जोन नंबर 2 देखिए। अगर युद्ध तेज हुआ और इसमें ईरान दाखिल हुआ तो ईरान के करीब ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इजराइल को बचाने के लिए एक्टिव हो जाएगा। यानी अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के लिए 2 बड़े वॉर जोन एक्टिव करने का फैसला किया है। ये बड़े बड़े जंगी जहाज न सिर्फ ईरान बल्कि रूस को भी इस इलाके से दूर रखना चाहते हैं। अमेरिका अपने सुपर पावर वाले स्टेटस का प्रदर्शन लगातार कर रहा है। अमेरिका के ये दोनों बेड़े अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर हैं। इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फायर पावर इजराइल के करीब तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका के एक कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है अब उसे समझिए। इसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोंदेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लसबर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि हमास के साथ हिजबुल्ला, हूती और ईरान को रोकने के लिए उसने समुद्र में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। यहाँ से वो सीरिया और इराक में भी ऑपरेशन चला सकता है। इस वक्त तो उसका फोकस लेबनान है, जहाँ लेबनान और इजराइल के बीच अघोषित युद्ध जारी है। और इस युद्ध को लेकर जो स्थिति बनी है, भारत का इस पर कंसर्न है। ईरान इजरायल युद्ध पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सामने आया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम 7 अक्टूबर की घटना को आतंकवादी हमला मानते हैं और किसी भी देश को कोई प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को ध्यान में रखना चाहिए। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations, and that given what has happened in Gaza, it is important to
have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. And, to some extent, anything that happens between Iran and Israel. और ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे। इसके बाद लोगों को शेल्टर होम में जाने के लिए कहा गया। तेल अवीव में बंकर में छिपे इजरायली और भारतीय जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आई। ये बंकर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ एक तरह से डर का माहौल था। जबरदस्त तरीके से मिसाइलें एक के बाद एक 200 मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से और फिर लोगों से कहा गया, सायरन बजने लगे, धुएं का गुबार, आग की लपटें, धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोगों से कहा गया कि बंकर में शिफ्ट करें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें इजराइल के लोग तो हैं ही, इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी के भी लोग हैं, घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए। ये तस्वीरें बंकर के अंदर छिपे, इनमें भारतीय लोग भी हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक भारतीय भी नजर आ रहे हैं। तो ये मंजर है उसके बाद का, हमलों के बाद। इस बीच बड़ी खबर, इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनेई, उनका बड़ा बयान सामने आया है। आयतुल्ला खामेनेई ने इजराइल पर हमले को सत्य की जीत बतला दिया है।